क्या रॉन्ग नंबर पर मिलने वाला प्यार सच्चा होता है? क्या रॉन्ग नंबर से मिले एक अजनबी पर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट में पहले इस सवाल का जवाब दे दो, जिसके बाद आपको यह कहानी सुनने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहानी है 2023 की सुपरहिट तेलुगु रोमांटिक फिल्म बुट्टा बोमा की, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की सत्या के साथ। सत्या आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव दोधीकोंडा में रहती है। सत्या अपने एक फ्रेंड लक्ष्मी के साथ मार्केट के लिए जा रही होती है। रास्ते में जंगल के बीच वह भगवान कृष्ण की एक मूर्ति के पास दिया चलाती है और लक्ष्मी के साथ मार्केट चली जाती है। लक्ष्मी के पास मोबाइल नहीं होता, इसलिए वह हमेशा सत्या के फोन से ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बात करती है। शाम को दोनों मार्केट से घर वापस आ रहे होते हैं। चिन्नी नाम का एक लड़का रास्ते में उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। चिन्नी मन ही मन सत्या से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन कभी सत्या को बताने की हिम्मत नहीं कर पाता, और सत्या भी हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके घर वापस आ जाती है। सत्या मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और हर इंडियन माँ बाप के जैसे उसके पिता भी उसे शाम को बाहर घूमने से मना करते हैं। उसके पिताजी चिन्नी की राइस मिल में ही काम करते थे, जबकि सत्या की माँ घर पर ही कपड़े सिलती थी। सत्या की एक छोटी बहन भी है जो अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही है। सत्या अपनी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से परेशान तो रहती है, लेकिन कभी भी अपने पिता के फैसलों का विरोध नहीं करती। अगली सुबह सत्या फिर से मंदिर जाने की जल्दी में होती है। तभी उसकी माँ उसे उमा नाम की एक औरत को कॉल करके उसका मेजरमेंट लेने के लिए कहती है, क्योंकि उमा ने अपने कपड़ों के साथ मेजरमेंट सैंपल नहीं भेजा था। सत्या उमा का नंबर डायल करती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो एक रॉन्ग नंबर डायल कर देती है, जो कि मुरली नाम के एक ऑटो ड्राइवर का नंबर होता है। रॉन्ग नॉन नंबर है। पता चलते ही सत्या फोन कट कर देती है और उमा को कॉल करके उसका मेजरमेंट लेकर अपनी माँ को दे देती है और खुद लक्ष्मी के साथ मंदिर जाने लगती है। रास्ते में ही लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड के पास रुक जाती है, लेकिन सत्या मंदिर पहुंच जाती है। लक्ष्मी का बॉयफ्रेंड है, उसे कोई प्यार करता है। ये सब देखकर सत्या के मन में भी किसी से प्यार करने की चाहत होने लगती है। वो चाहती है कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे भी प्यार करता, और इसके बाद सत्या भी भगवान से अपने लिए एक बॉयफ्रेंड मांगती है। ठीक उसी टाइम पर रॉन्ग नंबर वाला मुरली एक बार फिर से सत्या को कॉल करता है। सत्या उससे सॉरी कहती है और बताती है कि जल्दी जल्दी में मैंने एक रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। दूसरी तरफ से मुरली उससे कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। इधर से सत्या कुछ बोले बिना ही मुरली का फोन कट कर देती है और मंदिर से अपने घर वापस आ जाती है। शाम को सत्या अपने पड़ोस में एक फंक्शन अटेंड नॉन करने के लिए जाती है। तभी एक बार फिर से मुरली उसे कॉल करता है। सत्या उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैंने गलती से तुम्हारा नंबर डायल कर दिया था, फिर भी तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? ये कहकर सत्या फोन रख देती है, लेकिन बाय मिस्टेक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता। सत्या लड़कियों के बीच बैठकर बातें करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ मुरली उनकी बातें सुन रहा है। तभी एक बूढ़ी दादी आकर सत्या और बाकी लड़कियों से एक पहेली बुझाती है। कोई भी उनकी पहेली का जवाब नहीं दे पाता। मुरली भी फोन पर उनकी पहेली सुन लेता है। मुरली को बार बार सत्या को कॉल करने के लिए एक बहाना मिल जाता है। मुरली अब हर दिन सत्या को कॉल करता है, मैसेज करता है और पहेली का गलत जवाब देता रहता है। इससे उन दोनों के बीच धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और बातें लंबी होने लगती हैं। अब यहाँ हम मुरली के बारे में भी जान लेते हैं। मुरली बेसिकली एक ऑटो ड्राइवर है जो वैजाग में ऑटो चलाता है। मुरली अपनी सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि मुरली सोसाइटी की औरतों से, लड़कियों से बहुत प्यार से बातें करता था, हर किसी की हेल्प करता है। एक दिन मुरली ऑटो से जा रहा होता है, तभी वह रास्ते में देखता है कि कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। मुरली उनके पास जाता है और लड़कियों को अपने ऑटो में बिठाकर उन्हें अपने घर ड्रॉप कर देता है। लड़कियां मुरली के बिहेवियर से इंप्रेस हो जाती हैं, जिसके बाद मुरली उन लड़कियों से कहता है कि पीछे ऑटो में ही मेरा नंबर लिखा हुआ है, कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। इसी तरह से वह अपने हर एक गर्ल्स पैसेंजर की हेल्प करता है। सोसाइटी और आसपास की हर लड़कियां मुरली पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं, उसके साथ सेफ फील करती है। इधर हम देखते हैं चिन्नी को, जो अपनी माँ को सत्या के बारे में बताता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन चिन्नी की माँ उससे कहती है कि हम प्यार तो किसी भी लड़की से कर सकते हैं, लेकिन शादी हमेशा स्टेटस देखकर ही की जाती है। और यहाँ व्हाट्सएप शॉपिंग करने के लिए आती है। लेकिन जब सत्या अपनी फैमिली के साथ स्टोर से बाहर निकल रही होती है तो चिन्नी की माँ उनकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है और सत्या के पिता से कहती है कि जल्द ही अपनी बेटी की शादी करवा दो। इस इंतजार में मत रहो कि कोई अमीर लड़का खुद ही तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी बेटी से शादी कर ले। अपने पिता के इंसल्ट के बाद सत्या परेशान हो जाती है और वह फिर से जंगल वाले मंदिर जाती है। मुरली को कॉल करती है, उसे सारी बातें बताती है और चिन्नी की माँ पर गुस्सा होने की वजह से वो मुरली से काफी गुस्से से बात करती है। जिसके बाद मुरली उससे कहता है कि हम खुशियां तो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा हम सिर्फ ऐसे इंसान को ही दिखाते हैं जो हमारे लिए बहुत प्यारा होता है। मुरली की ऐसी प्यार भरी बातों की वजह से सत्या उसे धीरे धीरे इंप्रेस होने लगती है। मुरली उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वह अपने पैसेंजर्स की हेल्प करता रहता है। वो हमेशा सत्या को अपने बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बताता है। अब उनकी बातें धीरे धीरे काफी आगे बढ़ जाती हैं और अब सत्या उससे मिलने की, उसे देखने की जिद करने लगती है। इधर चिन्नी की माँ हर बार उसकी और सत्या की शादी से इनकार करती रहती है और कई बार सत्या की फैमिली की उनके स्टेटस की वजह से इंसल्ट करती है, बट समहाउ चिन्नी अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद चिन्नी के मामा जी सत्या के घर जाते हैं, सत्या के पिता से उनकी शादी की बात करते हैं, जिसके बाद सत्या से बिना पूछे चिन्नी और सत्या की एंगेजमेंट फिक्स कर दी जाती है। सत्या भागकर खेत में जाती है और फिर से मुरली को कॉल करके अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताती है और उसे गाँव में मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन मुरली उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे गाँव आया और किसी ने हम दोनों को एक साथ में देख लिया तो तुम्हारे प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद सत्या उससे कहती है कि ठीक है,
मौका मिलने पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुछ दिन बाद एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए और अपने रिलेटिव्स को इनविटेशन देने के लिए सत्या की पूरी फैमिली शहर जाने की तैयारी करती है, लेकिन सत्या नहीं जाना चाहती। इसलिए वह अपने पिता से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करती है और कहती है कि मैं लक्ष्मी के साथ घर पर ही रुक जाऊंगी, जिसके बाद उसे घर पर अकेला छोड़कर सत्या के घर वाले शहर चले जाते हैं। शाम को सत्या अपनी फ्रेंड लक्ष्मी को बताती है कि कल मैं मुरली से मिलने के लिए वैजाग जाने वाली हूँ। लक्ष्मी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम एक ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर रही हो जिसे तुमने देखा ही नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम सब कुछ भूलकर चिन्नी से शादी कर लो। लेकिन सत्या उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन सत्या मुरली से मिलने के लिए वैजाग चली जाती है। सत्या पहली बार शहर में आई थी, इसलिए काफी डरी हुई होती है। वो बस स्टैंड पर होती है। वह बार बार मुरली को कॉल करती है, लेकिन मुरली का फोन आउट ऑफ नेटवर्क होता है। दूसरी तरफ मुरली भी बस स्टैंड पर सत्या को पिक करने के लिए आता है, लेकिन तभी कुछ पॉकेट मार मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ मुरली का फोन चोरी कर लेते हैं। लेकिन आरके नाम का एक लड़का उनको मुरली का फोन चुराते हुए देख लेता है और उनसे मुरली का फोन छीन लेता है। अब यहाँ आरके के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली आरके एक पढ़ा लिखा बेरोजगार लड़का है। दिन भर मारपीट करना और रात में शराब पीना, बस यही उसका काम है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है वसुंधरा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वसुंधरा के कहने पर आरके वजह की एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहां उससे बोला जाता है कि अगर आप लाख जमा करोगे तो हम आपको महीने की सैलरी वाली नौकरी पर अपॉइंट करेंगे। आरके निराश होकर अपने घर वापस जाने के लिए आया था, लेकिन मुरली का फोन मिलने के थोड़ी देर बाद ही उस अनोप पर सत्या का कॉल आ जाता है। आरके उस कॉल को रिसीव कर लेता है और फाइनली सत्या के पास जाता है। सत्या उसे मुरली समझकर उसके साथ जाने लगती है। आरके भी सत्या को अपनी सच्चाई नहीं बताता। इधर बिना फोन के ही सत्या को ढूंढते हुए मुरली दोधीकोंडा से आने वाली बस के कंडक्टर से मिलता है और उसकी हेल्प से फाइनली बस स्टॉप पर ही सत्या को ढूंढ लेता है। मुरली को देखने के बाद आरके सत्या से कहता है कि मैं बस तुम्हें यह फोन लौटाने के लिए आया था और तुम्हें अपनी सच्चाई बताने ही वाला था। इसके बाद मुरली को उसका फोन देकर वहां से चला जाता है। अब महीनों तक एक दूसरे का इंतजार करने के बाद फाइनली सत्या और मुरली का इंतजार खत्म हो चुका था। वो एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं और पूरे शहर में एक साथ घूमने लगते हैं। लेकिन वो दोनों जहां भी जाते, आरके भी उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। और जब दोनों एक पार्क में होते हैं तो हीरोगिरी दिखाते हुए मुरली आरके के पास जाता है और उसकी इन्होंने पिटाई करना शुरू कर देता है। इस फाइट के बीच में सत्या कीचड़ में गिर जाती है, जिससे कि उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। मुरली उसे लेकर मार्केट जाता है, उसके लिए नए कपड़े खरीदता है और फिर फ्रेश होने के लिए उसे लेकर एक लॉज में चला जाता है। लॉज में मुरली उसे अकेला छोड़कर खाना लेने के लिए चला जाता है। सत्या अपने कपड़े बदल लेती है, तभी कमरे में एंट्री होती है लॉज के मालकिन सावित्री की, जो सत्या को बताती है कि वह मुरली की बहन है और मुरली को पहले से जानती है। इधर मुरली से पिटने के बाद आरके अपने एक दोस्त शहद को बुलाता है और उसके साथ मिलकर मुरली को मारने के लिए उसे पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर देता है। और जब एक होटल में बैठकर वो दोनों पी रहे होते हैं, तभी उसे मार्केट में मुरली दिख जाता है। वह खाना लेकर लॉज में जा रहा होता है। वो दोनों मुरली का पीछा करने लगते हैं। इधर लॉज में पहुंचकर मुरली देखता है सावित्री को, जो बातों बातों में मुरली से पूछती है कि क्या तुम दोनों आज कौन ही भोगापुरम जाने वाले हो। इससे पहले कि सावित्री कुछ और कहती, मुरली सावित्री को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और उसे कहता है कि अभी मैंने उसे भोगापुरम के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जिसके बाद सावित्री उसे कहती है कि तुमने इसके लिए सेठ से पूरे पैसे ले लिए हैं और अगर तुम इसे सेठ के पास लेकर नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। किसी तरह से सावित्री को समझाकर मुरली उसे वापस भेज देता है और खुद कमरे में आ जाता है। लेकिन अब सत्या को समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो मुरली से खुद को बस स्टॉप पर ड्रॉप करने के लिए कहती है, लेकिन अब मुरली उसे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है और बेड पर उसे लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जिसे सुनकर मुरली सत्या को खामोश रहने की धमकी देता है और उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। इसी टाइम पर मौका पाते ही सत्या उठकर कमरे के वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। मुरली दरवाजा खोलता है तो बाहर खड़ा होता है आरके, जो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है। और इस लंबी फाइट के खत्म होने तक आरके फाइनली मुरली को हरा देता है और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर सत्या के पास जाता है और वॉशरूम के अंदर डरी सी सत्या को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मुरली, जो हमेशा लड़कियों से प्यार से बातें करता था, उनकी हेल्प करता था, वो दरअसल भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाता था और उन्हें बेच देता था। इन सब में लॉज की मालकिन सावित्री भी उसका भरपूर साथ देती थी। लॉज से बाहर आकर ऑटो के अंदर आरके सत्या को बताता है कि बस स्टॉप पर जब मुझे मुरली का फोन मिला था तो उस पर सावित्री का भी कॉल आता है, जो आरके को मुरली समझकर उसे पूछती है कि क्या सत्या तुम्हें मिल गई है। भोगापुरम का सेठ हमें सत्या के बदले बहुत पैसे देने वाला है। जिसके बाद सत्या का भी कॉल आता है। दोनों कॉल्स को सुनने के बाद आरके को समझ में आ गया था कि मुरली अच्छा आदमी नहीं है और वह सत्या के साथ क्या करने वाला है। लेकिन इसके पहले कि वह सत्या को कुछ और बताता, मुरली ने उसे ढूंढ लिया था और यही वजह है कि आरके ने दिन भर उन दोनों का पीछा किया था। सत्या को बचाने के बाद आरके उसे अच्छा फील कराने के लिए समंदर के किनारे ले जाता है। आरके उससे कहता है कि हम सब अपने प्यार को तो भूल सकते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा देने वाले को भूलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब तुम्हें होशियार रहना होगा और पूरी ताकत के साथ नकाब के पीछे छुपी इस बेरहम दुनिया का सामना करना होगा। जिसके बाद आरके उसे सेफली बस में बिठा देता है और सत्या अपने घर वापस आ जाती है। 1 महीने बाद सत्या अपने गमों से थोड़ी उभर चुकी थी। वो चिन्नी के कपड़ों की दुकान पर जाती है, जहां चिन्नी उससे एक बार फिर से कहता है कि हम दोनों के घर वाले सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
सत्या उससे कहती है कि मैं समय आने पर तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी, जिसके बाद यह फिल्म और कहानी दोनों खत्म हो जाती है।